नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आज विशेष ऐतिहासिक सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि भारत देश में 1947 में मिली आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक विकसित भारत बनाने का विजन रखा है। कि आने वाले भविष्य के विजन प्लान बनाए। तत्कालिक काम करके सिर्फ वोट लेने के आधार के ऊपर काम नहीं करते, शॉर्ट टर्म काम दीर्घकालिक लाभ नहीं देते। आगे का भविष्य कैसा हो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष 2047 में कैसा हो जब भारत की 100 साल की आजादी हो, उसके ऊपर एक विजन दिया, उसके ऊपर काम करने का एक आधार दिया। अगर कल कुछ बहुत अच्छा हुआ होता तो आज समस्याएं नहीं होती, अगर आज कुछ बहुत अच्छा होगा तो कल समस्याएं कम होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए विजन 147 का 2047 और ये अपेक्षा की कि सारे स्टेट्स भी अपने स्टेट्स की प्रगति के लिए, अपने स्टेट की जनता के लिए, अपने स्टेट के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए एक विजन दे और उसके ऊपर दीर्घकालीन अपना काम करें। उसके लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज 24 घंटे का करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ, सभी माननीय सदस्यों से, कि अपने अपने विचार रखें, सुझाव भी रखें, कुछ कमियां उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी रखें। सरकार क्या विजन सोचती है पूरी बात विधानसभा में सामने आए और ये फिर विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा जनता के बीच में उससे सुझाव लेकर फिर फाइनल डॉक्यूमेंट बनेगा फिर विधानसभा। 2 दिन से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, आज भी कह रहा है कि कार्रवाई चलेगी। ये मेरा प्रयास होता है कि सदन की कार्रवाई चले, क्योंकि मैं अध्यक्ष होने के नाते से मेरा सदैव ये भाव रहता है कि सब लोग विधानसभा में, जो विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है चर्चा पर चर्चा के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र इसी में से समस्याओं का समाधान निकलेगा। बात ही नहीं करेंगे तो समस्या कहाँ पता चलेगी और समाधान कहाँ से मिलेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि विधानसभा में अपने अपने रोल को, अपनी अपनी जिम्मेवारी को उठाएं। विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको जिम्मेवारी नहीं तय कर सकता, उनके जो इश्यूज हैं उठाएं, सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन बात ना करें तो बिना बात के तो किसी भी समस्या का समाधान। सदन की शुरुआत से पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, भारत देश को 1947 में मिली आजादी को आने वाले 2047 में 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक विकसित भारत बनाने का विजन रखा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पीएम मोदी के विजन को प्रदेश में आगे बढ़ाया और आज 2047 विजन डॉक्यूमेंट को लेकर एक ऐतिहासिक चर्चा भी होगी। जब हुई, हमने आपको उसी दिन कहा था कि घटना की जानकारी लेकर के मैं आपके समक्ष आऊंगा, लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें सपा के नेता का नाम सामने आया। देखिए, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले, देखिए आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहती है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, दंगे कराते हैं, जमीन दुकान कब्जा करते हैं, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता के साथ लोक नीति के आधार पर जन जन का भरोसा जीतते हुए माननीय मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में लगी हुई है। एक आखिरी सवाल से 24 घंटे आज सदन चलेगा। देखिए, विकसित राज्य की संकल्पना के साथ 2047 में विकसित राष्ट्र भारत बने, माननीय मोदी जी के इस संकल्प के साथ हमारी सरकार विभागवार चर्चा करेगी कि हर स्टेज पर क्या क्या होने वाला है और माननीय विधायकगण अपने विधानसभा के साथ साथ अन्य विभिन्न विषयों पर भी चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत 2047 में जब भारत माता की आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो विकसित भारत के साथ दुनिया के समक्ष खड़ा होगा। माननीय मोदी जी के इस विजन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में लगातार 24 घंटे चर्चा करा करके विभागवार अब तक 17 से क्या प्रगति हासिल हुई है और 17 से 47 के बीच में किन किन स्टेजेस पर हम विभिन्न विभागों में क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं, हम जनता के समक्ष जाएंगे और 2047 तक उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में, पूर्ण विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। और भारत जब विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा तो उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभाने का काम करेगा। ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के मुताबिक
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। हम सब माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एक साथ समवेत विधानसभा में विभागवार और विधानसभा वार चर्चा करने वाले हैं और ये ऐतिहासिक होगा उत्तर प्रदेश के विकास में। सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दुकान से घर जा रहे व्यक्ति पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। दबंगों के द्वारा व्यक्ति को लाठी डंडों से मारने पीटने का वीडियो भी सामने आया है। व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करने के बाद घायल व्यक्ति को छोड़कर मौके से दबंग फरार हो गए। घायल व्यक्ति ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया। जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है पूरा मामला। जहांगीराबाद गांव जिला सीतापुर का निवासी हूं। मैं अपनी दुकान से घर वापस आ रहा था। इतने में काशीराम कॉलोनी के 4-5 लोग जो है घात लगाकर बैठे थे और हमें रोका और हमें लाठी डंडों से और जो है लोहे की राड से हमारे सिर पर वार किया, जिससे काफ़ी चोटें आई हैं और हम जो है हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराए और उसके बाद थाने में तहरीर दी है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। सुल्तानपुर जिले में पुलिस ने इस बार छेड़खानी के आरोप के मामले में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चलाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। जून महीने में किशोरी के साथ 2 बदमाशों ने छेड़खानी करने के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी और पीड़िता की वीडियो को वायरल भी किया था। परिजनों ने पुलिस शिकायत किया। शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर बीती रात पुलिस ने 2 आरोपी को ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 12 अगस्त 2025 को थाना दोस्तपुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने अपनी पुत्री के साथ में अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल किए जाने का आरोप लगाया था 2 लोगों पर। इस तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया 2 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध। आज रात्रि में ये सूचना मिली कि ये दोनों अभियुक्त जो है खालिसपुर दुर्गा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये भागने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना दोस्तपुर पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त भाग जाने में सफल रहा। इसमें कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई की गई। 2 डॉक्टरों समेत 5 को निलंबित किया गया। वहीं एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की गई। इलाज के अभाव में एक युवक की मौत भी हुई थी। करीब 10 घंटे वार्ड के बेड पर युवक का शव सड़ा पड़ा रहा। अस्पताल प्रशासन को कोई जानकारी नहीं हुई थी। बदबू आने के बाद अन्य मरीजों ने जानकारी दी। आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत वन विभाग द्वारा भोगनीपुर रेंज के अंतर्गत तिरंगा झंडे के साथ मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह अभियान जनता के लिए उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सैनिकों की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक विशेष अवसर भी है। हरिद्वार में जल्द SEBT बस स्टैंड बन सकता है। प्रशासन ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। हरिद्वार में बढ़ती भीड़ और तमाम मेलों के दौरान बस संचालन ठप हो जाने की समस्या को देखते हुए पिछले सप्ताह मेला अधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग के बाद प्रशासन ने बस स्टैंड के लिए जमीन चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। DM का कहना है कि जल्द इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
एक समिति बनाई गई है जिसमें पुलिस, रोडवेज, ARTO प्रशासन के अधिकारी हैं और एक सप्ताह में वो रिपोर्ट देंगे कि ISBT को हम कहाँ अन्य जगहों पर बना सकते हैं, क्योंकि शहर के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है कावड़ के टाइम पे भी और कुंभ मेले के टाइम पे। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठ सड़क मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। गरुड़ चट्टी के निकट टायर फटने के कारण सड़क पर खड़े ट्रक पर अचानक पहाड़ी से मलबा गिरा। मलबा आने से ट्रक सड़क से खिसक कर गंगा में समा गई। इस वक्त गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से पटियाली तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी कई गांव में प्रवेश कर गया है। वहीं हजारों बीघा किसानों की फसल जगमग्न हो गई है। पानी के तेज बहाव ने कई कच्चे बांध काट दिए हैं। बीते सोमवार मंगलवार की रात भी ग्राम पसोती का बांध भी कट गया था। इस वक्त हम न्योली फतुआ पे खड़े हुए हैं। सारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। हिम्मत नगर बजहरा की बात की जाए, नगला डांबर की बात की जाए, जितने भी यहाँ पर 10-12 गांव हैं, सब बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर बांध की मांग करती हूँ कि हिम्मत नगर बजहरा से लेकर के रामताल तक यहाँ पर पक्का बांध गंगा का बने, जिससे कि यहाँ पर आगे फ्लड ना आए और यहाँ पर बाढ़ से लोग पीड़ित ना हो और हम अपने ग्रामवासियों को, उनकी फसल को और गांव को बचा सके। इस वक्त में इतने सारे गांव को मैंने भ्रमण किया है। बहुत बुरे हालात हैं। बहुत तेज़ी से पानी गांव के अंदर आ रहा है। किसी भी तरह प्रशासन से भी मैं ये कहूँगी कि अर्जेंट बोरी भेजकर और JCB अभी चल रही है, लेकिन ये गाँव वाले अपनी तरफ से JCB चला रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि JCB का जो भी खर्चा आ रहा है उसका पैसा प्रशासन दे। और मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि यहाँ पर जब तक राहत सामग्री भेजी जाए, डॉक्टर्स को भेजा जाए और यहाँ पर बोरियों का सबसे पहले जल्द से जल्द आज ही प्रबंध किया जाए, ताकि पानी गांव में प्रवेश और ज़्यादा ना करने पाए। और हमारे साथ हमारे सारे गांव के लोग, हमारे भाई लोग सब इकट्ठे हैं और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द शासन की तरफ से रामताल से लेकर के और हिम्मतनगर बजैरा तक पक्के बांध की जल्द से जल्द मंजूरी हो, ताकि आगे चल के हमें इस समस्या का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा में पुलिस हिरासत में आरोपी का फरार होना, सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल। पुलिस हिरासत में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला पीलीभीत जिले के थाना बरखेड़ा में घटी एक घटना ने पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 को थाना बरखेड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार थाना बरखेड़ा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 2028/25 के नामित अभियुक्त सोहिल को पुलिस कस्टडी में थाने पर पूछताछ की जा रही थी, जिसके दौरान उसने भागने का प्रयास किया, परंतु तुरंत ही उसको पकड़ लिया गया। इस मुकदमे में आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी एक जाँच बिठाई गई है, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कन्नौज जिले में 13 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत का प्रचार वाहन पहुंचा। विधिक सेवा प्राधिकरण कर सचिव लवजी जायसवाल ने रवाना किया। हरी झंडी दिखाकर सदर और तिरवा तहसील क्षेत्र में प्रचार वाहन को रवाना किया गया। 2 दिन में प्रचार वाहन तीनों तहसील क्षेत्रों में लोक अदालत की जानकारी देगा। सचिव ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से लोक अदालत में मामले में निपटाने की अपील की है। कन्नौज डीआईजी कानपुर रेंज हरीश चंद्र पुलिस ऑफिस पहुंचे। एसपी विनोद कुमार से डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी किस थाने का औचक निरीक्षण कर सकते हैं, अफसरों के साथ कानून व्यवस्था और विवेचनाओं की समीक्षा करेंगे। सोनभद्र के थाना जुगौल के ग्राम पंचायत अगोरी खास टोला कंजरी में बीती रात दोनों व्यक्तियों के बीच कुछ बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक 42 वर्षीय रमई पुत्र कतवारू और बाबूलाल बैगा पुत्र बंधु में मारपीट हुई। घटना में रमई की मौत हो गई। सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहुंचे तो मौके से ये पता चला कि बाबूलाल बैगा पुत्र बंधु तथा रमई पुत्र कतवारू बैगा, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, इनके मध्य में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई, जिससे रमई की मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लक्सर कोतवाली से लौटते समय कार में सवार लोगों पर 6 बाइक सवारों ने गोलियां चलाई और इनकी लाठी डंडों से पिटाई कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोलियां लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास हुई, जिसके बाद कार सवार किसी तरह रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। सभी घायल रुड़की के रामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्हें घटना है, 6 लोगों ने पूरी गाड़ी पर हमला किया, गोली चलाई। लक्सर क्षेत्र का मामला है। क्या कहेंगे, किस तरह दिन ब दिन अपराध करते हैं? ये रामपुर के रहने वाले थे महबूब और इनके लड़के नवाब आदि। इनकी गाड़ी से कुछ दिन पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बारे में इन्हें कोतवाली लक्सर बुलाए गए थे। ये वहाँ पर गए, अपनी बातचीत करके जो भी थे तो ये वापस आ रहे थे। पहले भी इन्हें कई बार धौंस दी गई कि हम तुम्हें जान से मारेंगे। इनके पास शायद रिकॉर्डिंग भी होगी। और तो जब ये थाने से चले तो किसी पुलिस वाले ने इनकी गाड़ी का फ़ोटो खींचा और वो आगे इतला दी कि ये आ रहे हैं। इसमें पुलिस का भी रोल है मारपीट करने में। तो ये जब ये मोहम्मदपुर के आसपास गए, वहाँ पर इनका हमला हुआ। जैसा उनके पिताजी बता रहे हैं कि 6 लोग थे, मोटरसाइकिलों पर थे। उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे पर गोलियां भी चली, पूरी गाड़ी तोड़ दी। तो ऐसे अगर सरेआम इस तरह गुंडागर्दी होगी। हमारे साथ ही ऐसा हुआ। आज ही कल हम अस्पताल में गया हुआ था मैं, हमारे जाकत की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। उसका केस चल रहा था, हमने बारों बार जमानत कर ली थी। पहले तो हमारे पास वैसे ही कॉल आ रहे थे, कहने लगे थारे लड़के को मारेंगे, थारे लड़के को मारेंगे। मैं कहा भाई, मैं गया थाने में लेके इसकी बारों बार मैंने जमानत करवाई। उसके बाद फिर उन्होंने हमें बुलाए कल। मैं कहा जी आज तो मुझे टेंग नहीं, मैं कहीं से लेकर गया हुआ अपने बच्चों को डॉक्टर का।
और मैं तो कल को आ सकूं। आज हम गए थे 10:30 बजे, वहाँ से हम जाकर कम से कम 8-10 घंटा हमारा बेरबरान हुआ। तो हम वहाँ से जिस टाइम हमने कागज़ साइन सून करवा कर निकट गए। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। किसानों के साथ धोखाधड़ी और चोरी के मामले में शिकोहाबाद पुलिस ने बड़ी पकड़ मारी है। करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के 12 चोरी ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। गिरोह के 4 अन्य जिलों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। थाना शिकोहाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर समीर और टीटू 2 लोगों के द्वारा एक ऑफिस खोला गया था स्टेशन रोड पे, और वहाँ पर ये लोग जो है यहाँ के क्षेत्र के निवासी जो कृषक लोग हैं उनसे ट्रैक्टर किराए पे लेकर के 25,000 रुपये महीना किराए का उनसे वादा करके तो उनका ट्रैक्टर ले करके बताते थे कि उसको किसी प्रोजेक्ट में इन्होंने बाहर लगवा दिया है, और वहाँ से इनको पर मंथ कुछ महीने किराया देते थे, फिर बाद में ट्रैक्टर गायब कर देते थे। इस तरीके की शिकायत मिलने पर पुलिस के द्वारा तत्कालीन मुकदमा कायम किया गया तथा इन सब लोग के अनावरण के लिए हमारे द्वारा कई टीमें जो हैं इस पर बनाई गई। ये पता चला कि इन लोगों ने ट्रैक्टर जो है वो प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बेच दिए थे, और इनका जो है मथुरा में भी कनेक्शन सामने आया, जहाँ पे कि ये पता चल रहा है कि चोरी के ट्रैक्टर की काफ़ी खपत है। तो इस पर पुलिस टीम के द्वारा अथक प्रयास करके 1 दर्जन ट्रैक्टरों को 12 ट्रैक्टरों को बरामद किया गया है और 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। 1.5 दर्जन लोग अभी प्रकाश में आए हैं, जिनकी पकड़ करके और ट्रैक्टर की रिकवरी की जाएगी। चंदौली पुलिस ने 3 गौवंशों को मुक्त कराया। मौके से एक अंतर्राज्यीय गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर गौवंशों को बोलेरो में भरकर बिक्री के लिए बिहार ले जा रहा था। गिरफ्त तस्कर बिहार राज्य के कैमूर जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस तस्कर को जेल भेज आपराधिक हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। 19 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभा सत्र आहूत किया गया, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंगसैर में संचालित होना है। मॉनसून सत्र में संशय के बदलाव तब घिरने लगे जब उत्तराखंड में जगह जगह आपदा आ रही है और सड़कों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सत्र की तारीख या तो आगे बढ़ेगी या फिर सत्र राजधानी देहरादून में संचालित किया जा सकता है। जा रहा कि मेरे संशय है, कुछ विपिक्ष से जा रहा है कि यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए, अभी तक क्या स्थिति है? देखिए, जब सत्र भरारी सैन में घोषित है और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सत्र है वो भरारी सैन में ही होगा। धराली में जिस तरीके से जो आपदा आई है वहाँ पर कितना और जिस तरीके से जो कितना नुकसान जो है वो हुआ है? देखिए, नुकसान आपको मालूम है 5 तारीख को जो आपदा आई थी उससे बहुत भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। लगातार सरकार की सारी मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है, रेस्क्यू मिशन चल रहा है। केंद्र सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने पूरी असिस्टेंस इस रेस्क्यू मिशन में दिया है। हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और वहाँ पे फिर रिहैबिलिटेशन का काम कैसे चलाया जा सके उस पर हम फोकस रहेगा। अच्छा, मवेशियों के साथ क्या? हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में खींचतान लगातार जारी है। बुधवार को यूनिवर्सिटी के कुल सचिव सुनील कुमार कई दिनों से बंद अपने ऑफिस में बैठकर कामकाज करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान प्रशासनिक कार्यालय परिसर में पहले से धरना दे रहे कर्मचारियों ने उन्हें ऑफिस तक जाने नहीं दिया और खूब हंगामा किया। हम चाहते हैं, अगर सभाएं इन्हीं को चाह रही हैं तो सभाएं ने जो वीसी साहब के लिए वीसी पोस्ट पर एक स्टे लिया है उसको खुद ही सभाओं ने लिया है, उसको वैकेट कर दें। इन्हीं वीसी साहब को, अगर इनसे ही उन्हें बहुत प्रेम है, इन्हीं वीसी साहब को बाय लॉ यहाँ ले आएँ, जो कि 8वें 9वें नंबर के
सीनियरिटी में बैठते हैं, अगर इन्हीं को ले आएँ हम इनका स्वागत करेंगे। लेकिन उससे पहले ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनके पास कोई ऑर्डर है, ना ही कोई न्यायालय का ऑर्डर है, और ये यहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासन को लेकर आए, ये वार्ता नहीं होती, ये दमन होता है। अगर हम लोग चुपचाप इन्हें जाने देते हैं तो आज ये ऑफिस में बैठ जाते। साथियों, हम लोग गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चला रहे हैं, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ठीक है। तो वो अपना शायद संभवतः ऑफिस में गए थे अपना कार्य निपटाने के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेंटेनेंस का जो पैसा आता है तो गवर्नमेंट दे रही है, ये स्थिति जो पता नहीं देगी आगे नहीं देगी, और अफवाहें इतनी ज़्यादा फैला दी जा रही है कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, उल्टी सीधी अफवाहें जिसका कोई वजूद नहीं होता, अफवाहें फैला दी जाती है और कुछ एम्प्लाई द्वारा फैलाई जा रही है और कुछ एम्प्लाई उससे प्रभावित हो रहे हैं, जबकि अफवाहें कोई ऐसा कुछ था नहीं। कुछ लोगों ने कहने को तो धरना है वो कि हम 5 लोग बैठेंगे, लेकिन जाके सारे ताले लगा रहे हैं, वहाँ से फ़ोन आते हैं कि हमें ज़बरदस्ती उठा रहे हैं। इन्हीं के हमारे एम्प्लाई जो हैं वो एक बताते हैं कि फ़ोन आ रहे हैं, ज़बरदस्ती उठा रहे हैं, लेकिन कई लोग जो है नहीं चाहते हैं कि कुछ तरह की इस तरह की घटना हाथापाई हो, पास में गाली गलौज हो। तो मेरे ख्याल मुझे पता चला है कि आप लोग भी वहाँ पर रहे हैं, असली स्थिति तो आपने वहाँ पर देखी होगी, और मेरी तरफ से तो अभी भी यही सबसे अपेक्षा है कि भाई सब लोग अपनी मूल धारा। NSUI यूपी चुनाव आयोग को घेरने के लिए पहुंची। कांग्रेस के छात्र इकाई के द्वारा चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा किस तरीके से दिल्ली में वोटों की चोरी के मामले में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, उसी के मद्देनजर आज लखनऊ में यूपी के चुनाव आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए तमाम सारे कार्यकर्ता शामिल हुए। इन कार्यकर्ताओं के हाथ में बोर्ड चोरी की तख्तियां लेकर लगातार नारेबाजी ये लोग कर रहे थे। महोबा पुलिस का ऑपरेशन रिंग रिटर्न सफल हुआ। एसओजी और सर्विलांस टीम ने 101 मोबाइल बरामद किए। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 2,20,00,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल मालिक को लौटाए। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। CEIR पोर्टल से मिली जानकारी और तकनीकी मदद से बरामदगी में मदद मिली है। आप लोग पुलिस के इस कार्य की सराहना करेंगे और साथ में थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। अपने परिवार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नंबर होते हैं, अकाउंट डिटेल्स होती हैं, तो भविष्य में इस तरीके की बात ना हो कि कुछ किसी का फ़ोन मिसिंग हो। अपने स्तर से समाज को भी अवगत कराने का कष्ट करें, अवगत कराने का कष्ट करें। भैया, आपको कहाँ पर आज क्या मिला है? आज और जी कितनी मेरा खुशी है, कहाँ खोया था मोबाइल? बहुत खुशी तो बहुत ज़्यादा है सर, और मतलब कि मैं अपने घर से अजनर के लिए आ रहा था, रास्ते मेरा जेब से फ़ोन गिर गया था। जो मेरा आज फ़ोन, मैं पुलिस लाइन में आया हूँ, मेरा फ़ोन मुझे मिल चुका है। कितनी कीमत का ये मोबाइल था? जी मेरा था 18,999 रुपये की कीमत। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से आपकी मदद करी है, कितना खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है और मैं उनकी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेरी मदद की है। मेरा जो फ़ोन खो गया था वो मुझे ढूंढ के दे दिया। क्या नाम है आपका? ब्रिजन सिंह राजपूत स्यावन। कार्रवाई की गई है और क्या चीज़ की रिकवरी हुई है? कितने लाख कीमत की मोबाइल? देखिए, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के एडिशनल साहब के नेतृत्व में एसओजी टीम ने लगभग 101 फ़ोन की बरामदी करी है अभी तक, और ये बरामदगी बताती है कि जो कि हमारे लिए बहुत गौण एक अपराध होता है जब मोबाइल मिसिंग हो गए,
परंतु किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा सेंसिटिव डाटा उस मोबाइल फ़ोन में होता है जिसके मिसयूज हो जाने की बहुत संभावना होती है, जैसे कि बैंक डिटेल्स हों या उनके व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स हों या पारिवारिक फोटोग्राफ्स हों। बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। तो ये रिकवरी की गई है, ये ओवर द टाइम पीरियड ये रिकवरी की गई है और 101 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए जिनकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए से ज़्यादा ही है। सारे के सारे स्मार्टफोन्स हैं और जिन व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन गए हुए हैं, मिसिंग हैं, गिर गए हैं, उनको बुला करके उनको हैंडओवर किया जा रहा है। एक प्रोग्राम के तहत और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि अपने गैजेट्स को संभाल के रखें और एक तरीके का मैसेज जाए कि गैजेट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं और इनका मिसिंग होना, खो जाना कितना नुकसान दे। मामला थाना जूनाबाई क्षेत्र के गांव धनीपुरा का है, जहां श्याम बाबू पुत्र गंगाधर अपने परिवार के साथ हरियाणा में मेहनत मजदूरी कर काम करता था। बरसात होने की वजह से काम बंद था, इसीलिए वह 2 साल बाद घर वापस रक्षाबंधन से पहले आया। आज सुबह 15 अगस्त को लेकर गांव में तिरंगा वितरण किए जा रहे थे। उसी को लेने गौरव तिरंगा लेकर दिल्ली बरामद हाईवे रोड पास खड़ा हुआ था, तभी बदायूं से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ओवरटेक किया, जिसकी चपेट में मासूम आ गया और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले गौरव के प्राण परखच्चे उड़ चुके थे। थाना डिलारी में तैनात आरक्षी मोनू कुमार निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद की ड्यूटी के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। 11 से 12 अगस्त 2025 की रात गश्त के दौरान पैर फिसलने से वे नदी के तेज बहाव में बह गए और डूबकर उनकी मौत हो गई। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर हाट के पास ट्रैक पार कर रही एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रदीप राणा ने बताया कि महिला की पहचान 36 वर्षीय प्रभा देवी बसियाल निवासी भल्ला फार्म श्यामपुर ऋषिकेश के रूप में की गई है। पिरान कलियर रहमतपुर रोड पर एसबीआई बैंक के पास विधायक फुरकान अहमद और नगर ईओ कुलदीप सिंह चौहान ने फीता काट कर किया उद्घाटन के समय विधायक फुरकान अहमद ने सोलर पैनल का कार्यालय खुलने पर उपभोक्ताओं के लिए उम्मीद की किरण जगाई। युवाओं की जोड़ों की दिया कमाल। आज हमारे कासिम खान जी और हमारे नाजिम फरूक जी द्वारा सोलर का यहाँ पर उद्घाटन किया ऑफिस का, क्योंकि आज सोलर बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट भाग जाती है तो बड़ी परेशानी होती है और लाइट महंगी भी होती जा रही है। माना हमारा ऊर्जा प्रदेश सरकार को छूट देनी चाहिए और ज्यादा रेट बढ़ाती जा रही है। तो अगर हम सोलर लगाएंगे अपने घर पर तो उसमें हमें फायदा होगा, बिजली का बिल भी कम होगा और उस पे हमें छूट भी मिल रही है। अभी जैसा मैं पूछ रहा था लगभग 80-85 हजार करीब इसमें छूट मिलेगी, तो सोलर से बहुत फायदा होगा
और सबको ठीक लाएंगे। ये पक्ष विपक्ष नहीं है, ये तो आज उद्घाटन है, ठीक है नहीं बात हो, और सब हमारे अपने लोग हैं, ठीक है, और जिसके ऊपर जिसे नसीब मिलेगा आगे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो सब अपने लोग हैं। ये सब आपके कार्य पर पार्टी के कार्य पर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था आज 6 महीने पहले ले आते तो आज चलो आने वाले टाइम में आपकी सलाह लेंगे उन्हें। पूरे घर एक स्कीम है जिसमें सस्ते ब्याज में लोन हो सकता है। तो जैसा अभी सर ने बताया कि इससे बहुत सारे फायदाएं हैं, यूनिट्स जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हो जाएगा, वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। तो इसमें आपका ऋण भी उपलब्ध है, तो ये विन विन है। और अभी मुझे पता चला कि इसके पहले वेंडर जो है रुड़की से आते थे यहाँ इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ लोकली वेंडर होने से सभी जितने भी यहाँ के रेसिडेंट हैं उन सभी लोगों को लाभ है। और ब्रांच भी बगल में है, बिल्कुल बगल में है, पड़ोस में है। तो इससे पूरे नागरिकों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।